जब आपके पिताजी का देहांत हुआ, आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आई। ऐसा अपना पेट को शांत करते थे। रोने के लिए भी बहुत आता था, लेकिन क्या करेगा, मजबूरी ऐसी थी तो कुछ कह नहीं सकते थे हम लोग। ऐसा मन नहीं किया कि भाग जाऊं। मेरी मम्मी इधर बॉम्बे में आके 2-3 महीने का पैसा एडवांस लेके जाते थे, फिर मैं उधर अटक जाती थी ना, तो वो चुकाने का है ना मेरे को। एक बहुत मशहूर शायरा का शेर है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली शफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नई है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। कि आपकी शादी आपके बुआ जी के लड़के से हुई। जब आपको पहली बार ऐसा बताया गया तो आपका रिएक्शन क्या था? मैं तो उसको भाऊ बोलती है। उसका लड़का भी अच्छा था, चिकना था दिखने में, ऐसा नहीं था वो भी। महाराष्ट्र में ऐसा होता है, बुआ की मामा के हाँ, लड़कों से शादी करा देना। होते हैं। चाचा के लड़के से भी करते हैं? चाचा के नहीं। खाने की प्लेट देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन ऐसा था तो मेरी प्लेट, मेरा ग्लास, मेरा कप ऐसा वो अलग रखते थे मैडम। ऐसा जातिवादी पहला था, और अभी भी कोई कोई लोग ऐसे हैं। मेरे बाजू में एक औरत है तो उसको तो मैं पकड़ के बहुत मारा था। हस्बैंड को हार्ट अटैक भी आया था। डॉक्टर बोले इनको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है, ये 10 मिनट में खत्म होंगे। कुछ ने ऐसा ही मन में भगवान का प्रार्थना करके बेटी कि मैं अगर अपने जिंदगी में कुछ अच्छा कर्म किया होएगा तो मेरा हस्बैंड को जीवदान दे। आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आने वाली पीढ़ी को भी बोलती यही कि सबसे साथ प्यार से रहो, फ्रेंडली रहो। हेलो दोस्तों, दिस एपिसोड ऑफ किचन की कविताएं इज़ बिन स्पॉन्सर्ड बाय इरशाद। इरशाद एक पोइट्री कलेक्टिव है जो बॉम्बे में ओपन मैक्स कराता है, मुशायरा कराता है, एंड दे आर हेल्पिंग न्यू पोएट्स। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शुभम श्याम है और स्वागत है आप सभी का खाना खाने, बनाने और बतियाने के इस स्पेशल शो जिसका नाम है किचन की कविताएं। आज हमारी एक बेहद खास मेहमान आई है। कहते हैं वैसे तो सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, पर सपने देखना बहुत जोखिम भरा काम है, और ये जोखिम हिंदुस्तान की आबो हवा में अक्सर बैचलर कलेजा ही उठा पाता है। बंबई के शहरों में जब बैचलर कलेजों में सपने की धनक लगती है तो जिंदगी काफी अव्यवस्थित हो जाती है। ऐसे में आती है हमारी खास मेहमान, अपने कंधे पर हमारी जिम्मेदारियां उठाते हुए। घर का सुबह के नाश्ते का निवाला हो या छत पे जाला हो, सबको अपने कंधे पर ऐसे उठा लेती है जैसे हमारी जिंदगी को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी। हमारे घर में हमारे जिंदगी की एक ऐसी अहम किरदार जो ना हो तो हमारे जिंदगी के कल पुर्जे अपने आप सही ढंग से काम तो कतई नहीं करेंगे। जिंदगी में अपनी कहानी को अपनी किचन से निकाल कर अपनी संघर्षों की कविता पूरी दुनिया को सुनानी है, और उसी कविता के लय में बैचलर लड़कों के सपने प्रवाहित हो रहे हैं, जी रहे हैं, जिंदगी में सांस ले रहे हैं। देवी हमसे चुनो, प्यारे भाई और बहनों और दोस्तों, स्वागत कीजिए आज के हमारे खास मेहमान। हमारे घर में, हमारे घरों में थालियों में माँ के खाने का स्वाद देने वाली, हमारे घरों में सिंक में हमारे सपनों को नहीं सड़ने देने वाली, उनको उछाल कर आसमान में चमकने के लिए छोड़ देने वाली, हमारे घर में कामों में आग लगाने वाली हमारी दीदी मंगल, पूरा नाम इनको हम वैसे मंगला दीदी बुलाते हैं, मंगल मनोहर कदम दीदी। तो दीदी, पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा है कैमरे के सामने बैठकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, साड़ी बहुत प्यारी लग रही है आपको। कहाँ से लिया? इधर ही मांडूर से लिए। इधर ही भांडुप, ये मस्त है, इधर ही भांडुप से लिए। आपने को नहीं बताने का कौन सी दुकान से लिए, पैसे नहीं है उधर से। आपने जब हम बात हुई हमारी कि आपकी कहानी को ऐसे मतलब यूट्यूब पे डालेंगे, दुनिया सुनेगी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरे मन में बहुत अच्छा लगा कि अरे हाँ, मेरी कहानी दुनिया सुनेगी और आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं कि दुनिया को सुना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। आपने अपने हस्बैंड को बताया? हाँ, सबको बताया। कैसा था उनका रिएक्शन? वो भी बोले बहुत अच्छा हुआ। और आज तो मेरी लुगाई हीरोइन बनेगी है।
और घर में बाकी लोगों का रिएक्शन? बाकी लोगों को भी बता दिया। मेरे लड़के को, बहू को तो ऐसा लगा कि ये कुछ तो उठली मार रही है। लेकिन जब ये सुबह मैडम आई मेरे साथ में उधर, हाँ। तभी वो लोग को सही लगा कि हाँ आपका सूट है क्या? तभी वो बोले अरे हाँ आपका सूट है। तो मैं बोली रात को मैं बताया था ना मेरा ही करके। हाँ। तो हंसने लगी। मतलब पहले उनको यकीन नहीं, भरोसा हाँ। नहीं था। भरोसा नहीं था वो। बहू में सास की बातों में भरोसा नहीं हाँ। करते। नहीं उनको लगा होगा कि क्यों ऐसा इतने लोग करेंगे, काय के लिए तो काम करने के लिए जाती है, इसका कि वो कौन शूटिंग निकालेगा, ऐसा वो सोचा होगा। इसके लिए वो हंसने लगे आपका शूटिंग है। मैं बोले हाँ मेरा ही। तो फिर हंसने लगी, चुप हो गई। हमारे पास आदर्श भूषण जी की एक कविता है, क्योंकि अपन दोनों गांव से आते हैं, तो उनकी एक कविता है गांव पे, मैं पढ़ता हूँ फिर अपन बातचीत शुरू करते हैं कि हर आदमी के अंदर एक गांव होता है जो शहर नहीं होना चाहता। बाहर भागता हुआ शहर अंदर के गांव को बेढंगी से छूता है, जैसे उसने कभी देखा ही नहीं हो शहर हो चुका हो आदमी। गांव को कभी नहीं भूलता है, बस किसी से कह नहीं पाता कि उसका गांव बहुत दूर हो चला है उससे। उसकी सांसों पर अब गांव की धूल नहीं, शहरी कारखानों की धुआं सरसती है। उनके कानों में अब मवेशियों के गले की घंटियां नहीं, तिकरम भरी गाड़ियों की आवारा चिल्लम को रेंगती है। हर आदमी जिसका गांव शहर हो चुका है, उसका गांव बौना होता चला जाएगा, अपनी बातों को मिटाते हुए, हाथों में किवाड़ी लगाते हुए, चौक पर पहरेदार बिठाते हुए। शहर को चिढ़ लगती है कि गांव रुका हुआ है। वो बार बार जाकर उसको टोकता है, खंगालता है, खोदता है, उसके रुके हुए पर अफसोस प्रकट करता है, अपना बूसट झाड़ता है, आंखों पर एक काला पर्दा चढ़ाता है और दुदुराते हुए निकल जाता है। हर आदमी जो गांव के लिए शहर होने चला आया है, वो नहीं जानता शहरी तौर तरीकों की उटपटांग भाषा और आवाजों की उलझने कि यहाँ कम बोलना होता है, कम खाना होता है, कम ओढ़ना होता है, कम सोना होता है, धीरे बोलनी होती है अपनी गंवई बोली, धीरे धीरे खिसकानी होती है थाली, धीरे फटकनी होती है चादर, धीरे से मांगनी होती है नींद, ज्यादा करनी होती है चापलूसी, ज्यादा देना होता है धक्का भीड़ को, ज्यादा बरतनी होती है औपचारिकता, ज्यादा बघाड़नी होती है शेखी, ज्यादा बचाने होते हैं गाल, ज्यादा खर्च करनी होती है अपनी जीविका। हर आदमी जिसका गांव किराए पर बिताता है जीवन शहर में, एक सपना किस्तों में देखता है, किस्तें बरामद करके ढूंढ लेगा गांव तक जाने वाली सड़क। हर आदमी के अंदर एक गांव लौटना चाहता है जहां से वो आया था, या उसे आना पड़ता है। आदमी भले लौटने न लौटे, गांव लौटना चाहता है, शहर को वैसा ही छोड़कर वो जो होना ही नहीं चाहता। कहानी जो गांव से शुरू होती है, कहानी जो शहर तक पहुंचती है। शुरू करेंगे हम आज की सिलसिले। दीदी, आपके बचपन की जो सबसे पहली याद है वो क्या है? मतलब बताओ तो मैं डूबे बचपन की यादों में खोए, तो जो सबसे पहली याद है आपके जेल में क्या है? सबसे पहले मैं छोटी थी, मेरे 3 भाई बहन थे छोटे छोटे, और मैं स्कूल जाती थी, और ऐसे ही पानी बीनी में खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता था। मेरे घर पे भैंस था, तो भैंस का दूध लेके मैं लेके जाती थी। अच्छा। हाँ, बेचने के लिए। ठीक है। फिर उधर से आते थे, भैंस को लेके चराने के लिए लेके जाते थे, उधर से फिर आते थे, फिर मैं स्कूल में जाती थी। फिर स्कूल से 3-4 बजे छुट्टी निकाल के फिर मास्टर को बोलती थी मेरे को छुट्टी दे दो। तो मास्टर पूछता था क्यों? मुझे भैंस को चराने के लिए लेके जाने का था। मतलब मेरा पिताजी बीमार थे और घर पे मेरे 3 भाई बहन थे। हम लोग को खेतीबाड़ी बहुत कम था, नहीं था, कम भी नहीं था, नहीं था। तो हम लोग का गुजारा कैसा होएगा करके बहुत टेंशन था मेरे को बचपन से ही, कि हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। और जब भी मम्मी काम पे जाती थी तभी 10 दिन भर काम करेगी, तभी उसको 10 रुपया एक दिन का हाजिरी मिलता था। दिन भर काम करने का? हाँ, 10 रुपये मिलता था। और ये कब की बात है? कौन सी ईयर की बात? ये अभी मतलब 90 साल में मेरा पिताजी मर गया। 1990 के आसपास की बात है जो आप कह रहे हैं। हाँ। जब आपके पिताजी का देहांत हो गया हाँ। था, तो आपकी मम्मी को दिन भर काम करने का हाँ, 10 रुपये मिलता था। तो ऐसा कंडीशन था ना हम लोग का, तो हमारी जिंदगी कैसे जिएगी और कैसे हम लोग जिएंगे या मरेंगे, कब बड़े होएंगे, ये सब बचपन से मेरे दिमाग में ऐसा भरा था कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। फिर ऐसा करते करते मेरे पिताजी बीमार हो गए, हॉस्पिटल में पहुँचे।
फिर उनकी बहन उनको लेके उसके घर पे गई, और फिर हम लोग को कोई चारा ही नहीं मतलब रहने के लिए। वैसे ही माँ किसी का काम करके अपना पेट हम लोग का भरती थी, कैसा कैसा करके। पिताजी को क्या हुआ था? कैंसर हो गया था। सॉरी। और ये 1990 के आसा, और जब वो बीमार पड़े तो बहन, पिताजी की बहन अपने घर लेके गई थी, क्योंकि आप लोग के घर पे जीविका के साधन नहीं थे। आपके गांव में जब आपके पिताजी का देहांत हुआ, आपके घर में मतलब ऑब्वियसली फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसके बाद आप बॉम्बे कब आए? तभी 1990, जब बुआ जी आपकी हाँ मेरा है ना पिताजी ऑफ हो गया, तो उनका 10वां हो गया, 10वां या 12वां 13वां क्या मालूम। तो उसी दिन दूसरे दिन मेरी नानी इधर गासलपा में रहती, घाटकोपर में, तो वो मेरे को लेके आकर मेरे को एक जगह पे काम पे रखा। तो मैडम के घर पे मेरे को खाली 80 रुपये महीने का मिलता था। ये 1990 का अंदर की बात है। और काम क्या होता था? घर का सारा काम, झाड़ू पोछा आदि, झाड़ू पोछा, कपड़े इस्त्री करने का, कपड़े धोने का, सुखाने का, सब मच्छी ला के देने का, साफ करने का, कांदा काट के देने का। तब छोटी थी ना, खाना बनाने के लिए वो नहीं देती थी मेरे को, लेकिन सब उसके हाथ के नीचे में सब कटिंग विटिंग करके देती थी। क्या उम्र रही होगी? 10 से 12 साल होएगा मेरा। बॉम्बे में? हाँ। 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों से शहर के पढ़े लिखे लोग काम करा रहे थे। वो भी सुबह 5 बजे उठा के, अगर मैं नहीं उठती थी तो मेरे को जानबूझ के ऐसा ये उठ ऐसा पैर से करके फिर मैं अपना उठती थी। उठ के पहले फिर बच्चे लोग को वो जूते पॉलिश करने का, फिर उनका कपड़ा इस्त्री करने का, फिर उनके लिए नाश्ता बनाने का, फिर उनको लेके जाने का स्कूल छोड़ने के लिए। 3 बच्चे थे, उसके तीनों बच्चे का बैग उठा के सर पे मैं लेके जाती थी। फिर कम से कम आधा घंटा लगता था चल के जाने के लिए। तो फिर उधर से आने के टाइम कुछ आती थी उधर से, तो फिर झाड़ू लगाने का, नाश्ता देने का, वो लोग को टेबल, वो लोग का पलंग झाड़ने का, सब लगाने का बिस्तर अच्छे से, फिर बर्तन झाड़ू लादी करने का। फिर तब तक 12 बजता था, खाने के लिए 1 पाव देते थे, वो 1 पाव में चाय में डुबा के खाते थे, बस फिर काम पे लगते थे। फिर दोपहर का टाइम होता था, फिर बच्चे लोग को लाने के लिए जाओ, लेके आओ, फिर टेबल लगाने का, वो लोग को खाना देने का, सब खाना उठा के मतलब टेबल पे रखने का, और फिर मैं अपना कपड़ा धोने के लिए जाती थी। तब तक मेरे को 2 बजता था, कपड़ा धोने के लिए जाती थी 3-4 बजता था। इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा चादर मेरे से धुला नहीं जाता था, मैं ऐसा घुटने पे खड़ी रह के दोनों हाथ से बरस से रगड़ रगड़ के धोती थी। फिर इतना मेरे को भूख लगता था पूछो मत। फिर वो मेरे को एक प्लेट में खाना निकाल के रखती थी, तब तक वो ठंडा बर्फ़ के जैसा होता था। फिर आके वो जल्दी जल्दी खा के ऐसा अपना पेट को शांत करती थी। रोने के लिए भी बहुत आता था, लेकिन क्या करेगा, मजबूरी ऐसी थी, तो कुछ कह नहीं सकते थे हम लोग। मैं कुछ कह नहीं सकती थी किसी के पास। कहाँ था ये घर उनका जहाँ पे आप रहते थे? ये आप जिसकी बात आप बता रहे हैं, उनका घर कहाँ पे था? ये रहेजा कॉम्प्लेन बालकुम में। अब पता नहीं आपका बालकुम रहेजा में था, मेरा ऐसा एक रहेजा में दिक्कत है। मैं आपको बताऊंगा, मेरी भी एक रहेजा की कहानी। पर उससे पहले ये आपके साथ 11-12 साल की उम्र में हो रहा है। हाँ। और कब तक थे आप वहाँ पे, मतलब इन सारी दिक्कतों में? मतलब ऐसा मन नहीं किया कि भाग जाऊं? क्या को करने का ऐसे ज्यादती वाले काम रहते, मतलब बच्चे रखे, मान लो तुमको रखना ही है, तब ऐसा तो तमीज से तो पेश आना जरूरी है। तो क्या था ना, मेरी मम्मी इधर बॉम्बे में आके मेरे 2-3 महीने का पैसा एडवांस लेके जाते थे। अच्छा। एडवांस लेके जाने के बाद फिर मैं उधर अटक जाती थी ना कि बाबा हाँ मैं कहाँ से पैसा, अभी इसने एडवांस लिया है 6 महीने का, 4 महीने का, मेरे भाई बहन को दिया है, तो वो चुकाने का है ना मेरे को। तो तेरी मम्मी आई थी तो मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया है ना, तेरा 4 महीने का पगार दिया है, तेरा 6 महीने का पगार दिया है, तो जैसा घसने का वैसा घसते रहो। बंधुआ मजदूर टाइप। हाँ, मतलब ऐसा बांध के रखती थी वो, किधर आने का नहीं, जाने का नहीं, बात नहीं करने का, बस काम में रात दिन। थोड़ा सा भी दोपहर को आराम करने का रहेगा, या मैं थक गई
कि काम अभी हो गया सुबह का पूरा, तो मेरे को बोलती थी ये चावल चुन ले, ये दाल चुन ले, या खिड़की पोंछ ले, या दरवाजा पोंछ ले, बाथरूम धो ले। मैं बहुत परेशान हो गई थी उसके घर पे। फिर मेरी एक फ्रेंड मिली, एक दिन कुछ त्यौहार था और हम लोग का, मैं आई मेरी नानी के घर पे इधर असलपा में। तो फ्रेंड ने मेरे को पूछा तू काम करती है, कितना पगार मिलता है तुझे? तो मैं बोली 80 रुपये मिलता है। तुझे कितना मिलता है? तो बोली मैं तो कुलाबा में काम करती, मेरे को 500 रुपये मिलता है एक ही काम का। और तू काम क्या क्या करती है? तो मैं बताया सब, झाड़ू पोछे से लेके कपड़ा से लेके सब्जी काटना देना, बच्चे लोग को स्कूल छोड़ना, बेड बनाना, सब करती है। तो बोली बाप रे इतना काम करके लेते है वो औरत है क्या शैतान है? तो वो बोली तू एक काम कर, मेरा नंबर मैं देती है तुझे, वो शैतानी घर पे नहीं रहेगी ना तो मेरे को चुपके से फ़ोन करना और आके फिर मैं तेरे को इधर काम ढूंढती है, फिर आना। तो मैं, उसने मेरे को नंबर दिया है उसका चुपके से। मेरा पढ़ाई खाली 2 तक हुआ है, तो नंबर तो इतना लिखना पढ़ना आता है मेरे को, थोड़ा थोड़ा अभी भी आता है, एकदम अंगूठा छाप तो मैं नहीं है। फिर उसका मैं नंबर लेके आई, फिर उसको फ़ोन किया कि है क्या काम? तो बोले है, तो छोड़ दे काम। फिर मैं उसको बोली कि मेरे को जाने का है मेरी नानी के घर पे, मुझे नहीं काम करना है आपका, आप बहुत कम पगार देते हो, दूसरे जगह में बहुत ज़्यादा पगार देते हो। हम लोग मजबूर हैं, हम लोग को, मेरे भाई बहन को खाने के लिए नहीं, तो ऐसा थोड़ी करते हैं। तो किधर ज़्यादा पगार देते हैं? इतने तो पगार देते हैं। फिर वो क्या करती थी, ताला बंद करके मेरे को अकेले घर पे छोड़ के उसके बहन के घर पे जाके रहती थी। रात भर मैं अकेले घर पे, मेरे को बहुत डर लगता था। फिर किचन में, उसके किचन में है ना मंदिर था, वो मंदिर के पास में जाके बहुत रोती थी रात भर कि क्या भगवान मेरी परिस्थिति है कि मैं ऐसा अकेली जान घर पे रख के जा रहे हो लोग। फिर एक दिन है ना नहीं छोड़ती थी वो। फिर मैं उसको बोला कि नहीं, अगर तुम नहीं छोड़ेगी ना तो मैं इधर से कूद के अपनी जान दे देगी, नहीं छोड़ेगी तो मेरी नानी को मैं खत लिखेगी, मेरे को लिखने के लिए आता है, मैं खत लिखेगी और इधर से कूद के अपनी जान दे देगी। तब फिर उसने मेरे को लाके इधर नानी के घर पे छोड़ा। फिर वो मेरी फ्रेंड आई और वो मेरे को लेके गई कोलाबा में 91 में। हाँ, तो 91 से वो मेरे को कोलाबा में मैं काम किया। उधर बहुत 3-4 लड़के लोग थे एक ही घर में, और काम भी ज़्यादा नहीं था, एक ही काम कर, कुछ भी बर्तन घसो 500 रुपये, लादी पोछो 500 रुपये, ऐसा मिलता था। तो ऐसा ही काम करते करते 93 तक मेरी ज़िंदगी फिर अच्छी चली। जैसे मैं कोलाबा में गई तभी से एकदम मैं फ्री माइंड जीने लगी कि मेरे को कुछ डर नहीं, कुछ नहीं, खाने का पीने का, एक ही काम करने का है। आप रूममेट्स के साथ रहते? हाँ, मतलब एकदम फ्री माइंड हो गया मेरा। फिर मैं बहुत अच्छे से हंसने खिलती थी और अच्छी हो गई। अक्सर इंसान ना जो नए नए अमीर होते हैं उनको जब इंसान के पास नई लाठी आती है ना तो सबके सर पे बजा के देखता है कि इसकी लाठी में कितनी ताकत होती है। एक कविता है, बच्चा लाल उमेश जी की एक कविता है, आप सुनिएगा, आप देखिएगा कि गांव की जाति शहर में कैसे एक नया चोला ओढ़ के खड़ी हो जाती है। जाती है कि जाती नहीं, शर्म है कि आती नहीं, है दिए में तेल भी और एक भी बाती नहीं, है पड़ा वो भूमि लथपथ, जिंदा अभी है मारो झटपट, भीड़ तो आती है साथ पर आदमी एक लाती नहीं। पूछो इन वादियों से, इन पुराने घाटियों से, कर्मनाशा के मिलन से गंगा मर जाती नहीं, जाती है कि जाती नहीं। किस बात का दम है तुम्हें, ये जाति क्या देगा तुम्हें? तुम मंदिरों की दीवार उठाना, घर में भले टाटी नहीं, जाती है कि जाती नहीं। बटे हो जहां शमशान तक, जमीनों आसमान तक, जहां घड़े कुढ़ रहे घरों से, वो एक देश की माटी नहीं। जाति बोने वालों का बीज मंत्र तो यही रहा कि सांप गुड़ खाकर मरे और टूटे मेरी लाठी नहीं। मत कहो कि मन साफ है, समय के पास माप है। धर्म जाति की ये अफीम किसने यहाँ चाटी नहीं। एक तरफ है धर्म पताका, एक तरफ जाति की गाथा। इस तरह की दोगली गाड़ी हमसे खींची जाती नहीं, जाती है कि जाती नहीं। होता है ना गांव में जिस जाति का तिरस्कार करके
हमने पढ़ाई को बुनियाद बनाकर शहर की इमारतें खड़ी करी हैं, उन शहरों की इमारतों में रहने वाले लोगों ने अपनी जाति को तो छोड़ दिया, पर उनके अंदर की जाति, उनके अंतरात्मा से जाति निकली नहीं, तो उसने क्लासिज्म का चश्मा पहन लिया। अब क्लास का डिवाइड हो गया है। अपने घर पे काम करने वाले लोगों को मजदूर से परे इंसान देखने की, इंसान न देख पाने की जो सहूलियत है ना, ये नए नए अमीरियत में आती है। एक बहुत मशहूर शायरा का शेर है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली शफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली शफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नई है, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। रहीजा भी एक पवई का रहीजा विहार कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, जो होता है ना कि अपने को इंसान नहीं समझ, तो काम करने वाले लोगों को इंसान नहीं समझते। रहीजा बिहार में मैं कहना चाहता हूँ, पवई रहीजा में मैं 3-4 साल तक होम ट्यूटर का काम करता रहा, घर घर जाके पढ़ाता था कि पैसे आए। तो वैसे में ना रहेजा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा, एक है रहेजा कॉम्प्लेक्स और एक है हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स, पवई के सबसे पॉश इलाकों में से एक। रहेजा कॉम्प्लेक्स में 3 लिफ्ट है, 2 लिफ्ट उसमें रहने वालों के लिए और 1 लिफ्ट है काम करने वाले लोगों के लिए। वो दीदियां, वो लोग जो आपके घर में आपका आटा गूंदे तो आपके गले से चपाती उतरती है, उनके साथ आप 1 लिफ्ट साझा नहीं कर सकते। वो कितनी बेमानी बात है, किस तरह की भेदभाव है। और ये चीज रहेजा कॉम्प्लेक्स में है, बाकायदा जो सबसे महंगी सोसाइटी है हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स, तो इसमें नहीं है। तो यहाँ पे शेर क्या जायद साबित होता है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। बस तो दीदी आप ये 91-92 में आप कुलाबा में थे, मुंबई के धड़कन दिल वहां पे। 93 में कुछ हुआ है बॉम्बे में। हाँ आप थे कुलाबा में, हाँ। उम्र आपकी रही होगी 14-15 साल के आसपास। क्या अनुभव था, बताएंगे? मतलब वही था, डर के लोग बोलते थे अभी हिंदू मुस्लिम का दंगल हो गया तो हिंदू को मुस्लिम काट के डालते और मुस्लिम को हिंदू काटते। फिर ऐसा फिर काम, मैडम ने हम लोग को छुट्टी दिया और फिर इधर आए साकिनाका में। कितने दिनों तक चला था वो पूरा कर्म कांड? मतलब ऐसे खबरों में हमने हाँ, अखबारों में 1-2 महीना चल रहा था, 2 महीना। जिंदगी कैसी थी? बहुत बेकार। आसपास कोई ऐसा अनुभव? हाँ कुछ होता था ना आसपास, खैरानी रोड पे बहुत जन को काट के फेंके थे, मारे थे। फिर तभी ये शिवसेना, बाल साहेब ठाकरे, उनका अधिकार बॉम्बे में ज़्यादा था, तो वो लोग ने सब मतलब रात भर लोगों को ऐसा समझा देते थे, दिन में रात में आके कि डरो मत हम लोग है। फिर वो लोग के लड़के लोग आते थे, हर गली गली में देखते थे कोई गुंडा आया क्या, किसी को मार रहा है क्या, काट रहा है क्या। फिर औरत लोग को बोलते थे कि तुम लोग मसाला कूट के रखो, कोई आएगे रात में तो उनके आँख में मसाला डालने का। पर इतना इतना पत्थर है ना, छोटा छोटा पत्थर हम लोग जमा करके रखते थे कि बाबा कोई घुस जाएगा घर पे तो हम लोग वो पत्थर से मारेंगे या मसाला उनके आँख में फेंकेंगे। ऐसा सब वो लोग ने उस टाइम पे बहुत मदद किया। फिर मैं इधर क्या 15-20 दिन रह गई, फिर मेरे को गांव में छोड़ दिया कि तुम जाओ गांव में। फिर गांव में जाने के बाद मेरी बुआ ने मेरी शादी उनके छोटे लड़के के साथ की और बोले अभी शादी नहीं करेगी तो तुम अपने भाई बहन को उठा के लेके जाओ दूसरी जगह में। तो फिर मैंने हाँ बोल दिया शादी को, और 93 में मेरा शादी हो गया। तो मेरे घर पे भी 20-25 लोग थे। कुछ काम मतलब खाना बनाना या रोटी बनाना नहीं आता था। हम लोग के घर पे इतने लोग थे तो कम से कम 50 जवारी का रोटी बनाना पड़ता था। 25 की रोटी? जवारी का रोटी है ना, 50 बनाना पड़ता था। इतने लोग थे? हाँ, मतलब 20-25 लोग थे तो 2-2 रोटी बनाएगा तो भी एक जन का 2-2 मापेंगे तो भी 50 रोटी हो जाता था। और मेरे को उस टाइम पे कुछ भी नहीं आता था क्योंकि मैं छोटे से इसके घर पे मैं खाली काट कूट के देती थी, बाकी का सब काम करती थी। खुलावा में गई तो उधर भी मेरे को बर्तन का ही काम मिला, खाना बनाने वाली मौसी दूसरी थी। तो वो खाना बनाने का मेरे नसीब में आया ही नहीं ना।
और डायरेक्टली जाके घर पे जाके शादी किया तो फिर इतना लोगों का खाना बनाना और संभालना, उनके भी घर पे गाय भैंस बैल थे तो वो लोग का गोबर निकालने का, सब रोटी बनाने का, खेत में काम करने का, मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। अभी क्या करूं, शादी तो हो गई। क्या उम्र रही होगी आपकी शादी की? 14-15 होगी। आप बॉम्बे से गए थे और आपकी शादी हाँ 93 में। तो आज दीदी लेकिन आपको हम चपाती बना के खिलाएंगे। हाँ खिला दो। आज आप मतलब रहो, अपन चलेंगे इनसे ये वाली बातचीत, क्योंकि इनकी शादी और शादी के बाद जिंदगी कैसे बदल जाती है लड़कियों की, उस सारे मसले हम बात करेंगे। किचन में खाना बनाती है दीदी ने कहा है आज इनको खाना है आलू पराठे, तो आज बनाते हैं अपने किचन में आलू पराठे और इनको बना के खिलाते हैं। मिलते हैं अगले सेगमेंट किचन में। तो अब हम बातचीत के स्तर को आगे बढ़ाएंगे और साथ में बनाएंगे आज आलू पराठे। दीदी हमेशा से हमें बना के खिलाती रही हैं, बहुतों को बना के खिलाती रही हैं, पर आज दीदी को बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी हमारी। तो दीदी ने कहा था जो कभी तो खाया होगा मैंने बनाया आलू पराठा कि मुझे आलू पराठे खाने हैं। थैंक यू दीदी फॉर तारीफ जो आपने सटली किया था। बट आपको आलू पराठे बनाने के लिए हमने आलू पहले से उबाल रखे हैं ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, आपको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। तो शुरू करते सबसे पहले आलू मसाला बनाने का। मसाला बनाने के लिए हम इसमें बात करेंगे, पर हम जितना आलू में मसाला डालेंगे उससे ज्यादा तो मसालेदार ये बात है कि आपकी शादी आपके बुआ जी के लड़के से हुई। जब आपको पहली बार ऐसा बताया गया तो आपका रिएक्शन क्या था? तभी मैं एकदम पागल हो गई। अरे ऐसा कैसा, मैं तो उसको भाऊ बोलती है उसको मैं भाऊ बोलती है, और अभी मेरी बुआ बोल रही है शादी कर ले, मनोहर के साथ तेरी शादी तय हो गई है। अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम मनोहर है। हाँ। तो मैं एकदम टेंशन में आ गई। उसको बुआ को मैं बोल रही अक्का असं कसं, मी त्याला तर भाऊच बोलते ना, आणि कसं काय लग्न करणार? ते बोलते असं काय नाही, तो मोठा आहे ना, तू भाऊ बोलले तर चालतंय, चालन त्याला भाऊ बोलले तर, लग्न झाल्यावर नको बोलू भाऊ, लग्न झाल्यावर भाऊ नको बोलूस। मतलब शादी से पहले भले तो आपने भाव बोला है उसको, पर अब शादी हो जाएगी तो भाव मत बोलियो, मत बोलना। बताओ। हाँ तो जब आपके हस्बैंड का नाम मनोहर है, राइट, तो उनको जब बताया गया था तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका कुछ नहीं था, उनको क्या है, अभी माँ बाप करेंगे। पहले के लड़के लोग ऐसे सोचते थे, माँ बाप जो फैसला करते वही सच है, वही अच्छा है या बुरा है। आपने पूछा नहीं बुआ से कि क्यों करा रही है मेरी शादी? मैंने पूछा तो बुआ बोल रही है कि देख अभी तेरे भाई बहन मेरे घर पे है, तेरी माँ है मेरे घर पे, अगर तू शादी नहीं करेगी, और मैंने ना भी बोल दिया था बुआ को कि मुझे शादी नहीं करना है, मैं बहुत छोटी हूँ, 18 साल की नहीं हो गई अभी, मैं शादी नहीं कर सकती। तो बुआ का ऐसा था कि बुआ बोले अरे ऐसा कैसा नहीं करेगी शादी, अगर नहीं करना है शादी तो तेरे भाई बहन को उठाओ, माँ को उठाओ, लेके जाओ दूसरी जगह में, कोई दूसरा लड़का अगर देखा होगा तो उसके साथ शादी करो, मेरा लड़का तुझे पसंद नहीं तो। उसका लड़का भी अच्छा था, चिकना था दिखने में, ऐसा नहीं था वो भी। मतलब बाकी सब एक तरफ, लड़का चिकना था, है ना? फिर उसका लड़का भी अच्छा था, मतलब चिकना था एक। वो अभी क्या करेगा फिर, ऐसा करके फिर 93 में मेरी शादी हो गई। अच्छा। शादी होने के बाद मेरे को कुछ भी किचन का काम नहीं आता था, कुछ भी। आपका छावा काफी चिकना था। मेरा हस्बैंड, आपका उल्टा सोचिए। हाँ, तो उनको कोई इशू नहीं था, उनको था कि चलो घर वाले जहाँ करा रहे हैं करा रहे हैं। तो आपने मतलब शुरू में तो आप तैयार नहीं थी, पर जैसे जैसे टाइम गुजरा आप इसलिए कि ठीक है अब कर ही लेते हैं, घर वालों को कहाँ लेके जाऊंगी, लड़का जाना पहचाना है, घर जाना पहचाना है। बुआ खड़ूस थी थोड़ी सी? नहीं, बुआ खड़ूस नहीं थी। उसका भी ऐसा था कि घर की लड़की है इधर उधर जाएगी, इससे अच्छा घर की लड़की घर में। तो ये आपके यहाँ होता है? हाँ होता है। आपके मतलब महाराष्ट्र में ऐसा होता है, बुआ की मामा के लड़कों से शादी करा देना? होते है। चाचा के लड़के से भी करते हैं? चाचा के नहीं, चाचा के लड़के से नहीं करते, केवल मामा और बुआ के लड़कों से करते हैं। ठीक है। तो शादी के बाद अभी तो जो आपका बुआ का घर था, पहले बुआ का घर था, अब वो ससुराल हो गया। तो कितना बदल जाता है वो? मतलब पता है ना कि लड़कियां जनरली कहती हैं कि मेरा ससुराल अच्छा नहीं मिला, मेरा मायका अच्छा था।
आपका बुआ का घर था, मतलब आपका ऑलमोस्ट मायका समझ लो। अब वही मायका जब ससुराल होता है तो जिंदगी कितनी बदल जाती है। नहीं, बहुत सारी चीज बदली, क्योंकि बुआ का शादी के पहला घर था वो फ्री फ्री लाइफ था। हाँ, मतलब घर की बेटी है। हाँ, अभी जैसा शादी हो गया वैसा अभी सर पे जिम्मेदारी आ गई ना। ये करना है, वो करना है, तेरी बहू ऐसी, तेरी बहू ऐसी, ये लोग दुनियादारी। मेरी बुआ ने बताया मेरे को, दुनिया मेरे को ताना नहीं मारना चाहिए कि तेरी भांजी को बहू लेके करा के लाई है हाँ, तो इसको कुछ नहीं आता है। ऐसा बुआ ने एक बार बताया मेरे को कि मेरा नाम खराब मत करना और अपने माँ बाप का नाम खराब मत करना, ऐसे रहना, तमीज से रहना। हाँ। फिर वही बात मैंने अपने दिमाग में लिया और जो काम मुझे नहीं आता था खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, सब मैं अपने आप से सीख गई। मतलब स्टार्ट किया मैं सीखने का। अच्छा, हाँ मतलब 15-16 साल की उम्र में आपने ये सीख लिया कि हाँ। खाना कैसे बनाते हैं। हाँ, सीख लिया खेती का काम। खेती का काम। हाँ, खेती का भी काम आता है मुझे। अच्छा, हाँ, आप बताओ, अब थोड़ा सा हमें करो कि मतलब आप 15-16 साल की हो, आपकी शादी हो गई है। हाँ। ससुराल में जिंदगी कैसी थी, क्या था, कैसे करते थे? ससुराल करते थे में दिन भर? जिंदगी अच्छी थी, जैसा मतलब काम धंधा करके सब लड़के लोग, जैसे मेरे उम्र के शादीशुदा लड़की लोग सब खेती में काम पे जाते थे, पानी भरने के लिए जाते थे। ऐसा 4-4 हंडा एक के ऊपर एक कैसा लाते थे, एक कमर में ये 4 महाराष्ट्र में भी राजस्थान वाली बातें होती थी। हाँ, पानी नहीं था ना, ऊपर से लंबा से पानी लाना पड़ता था, 4-4 हंडा का दूरी लाना पड़ता था। फिर एक कमर में, सिर पे 3-4 ऐसा पानी लेके आने का, भर के रखने का बड़े बड़े ड्रम। और घर पे सब जानवर थे ना, गाय भैंस बैल, वो लोग को पानी चाहिए पीने के लिए, हम लोग को चाहिए पानी पीने के लिए। तो सब पानी भी नहीं भरते थे। मतलब गांव की जिंदगी अच्छी थी मेरी। और मैं एकदम मतलब अभी टेंशन नहीं, काम धंधा करती थी। चलो बाबा अभी अपने को काम सीखने का है। फिर मैं काम के पीछे अपना जिंदगी डाल दिया कि नहीं, मुझे काम सीखना है और नहीं सीखेंगे तो ये लोग मुझे घर से निकालेंगे या मेरे भाई बहन का पालन पोषण कैसा होएगा, ये सोच के मैं अपना काम धंधे पे एकदम मन लगा के ध्यान देने लगी। बाकी की ज़िंदगी जिधर मैं काम करती थी वो सब छोड़ दिया कि चलो बाबा मैं बॉम्बे के अच्छे जगह पे काम करती थी। मेरे आजू बाजू में हीरो हीरोइन लोग रहते थे। अरे है कौन रहता था, कोई याद है? हाँ, जितेंद्र, जूही चावला। अच्छा, आप जहाँ काम करते थे उसके आसपास आपको हाँ। लोग दिखते थे तमिल। हाँ। अरे वाह। और सब छोड़ के अब गांव के भैंस देखनी है। हाँ, गोबर उठाना है, ये सब देख के ऐसा करके मैं अपने जिंदगी अभी क्या करेगा। कोई लोग बोलते थे भी कि अरे तुम तो इतने बड़े शहर में थी, काम धंधा करती थी, ये गाँव वाले से क्यों शादी किया, अच्छा, काहे के लिए इधर आके बैठी। कौन लोग बोलते थे सारी बातें? ऐसे मतलब कोई फ्रेंड लोग, कोई अच्छे लोग, कोई बुरे लोग मेरे को बोलते थे क्या तुम्हारा आदमी ऐसा देखता नहीं, ये नहीं वो नहीं। ये सब मैं दुनिया वाले की बात एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकल देती थी कि मेरे मन में जो था कि बाबा चलो मेरे घर वालों को सहारा मिल गया है। हाँ। वो लोग को सहारा देना है जिंदगी भर। तो यही सोच के मैं वो लोग के घर पे अपना जिंदगी अच्छी तरह से बिताई। जैसा मेरा काम देख के ना वो लोग मेरे को सब लोग गांव में भी वाह वाह करने लगे और घर में भी वाह वाह करने लगे। वाह, तो मतलब घर की बेटी ने बहू बन के घर वालों का दिल हाँ, जीत लिया। हाँ। आपके हस्बैंड क्या करते थे? मेरे हस्बैंड कोलगेट कंपनी में काम करते थे, मुंबई में। कोलगेट कंपनी? अच्छा, तो आप शादी करने के बाद गांव में रही? हाँ, और मेरे हस्बैंड इधर मुंबई में थे। फिर कितने दिन तक ये कैसे चला? फिर क्या होता था, वो गांव से कितने दिन फिर में बॉम्बे वो ऐसा पहला शादी के बाद वो बॉम्बे में आ गए तो 9 महीने के बाद आए गांव में। और उनको भी इतना मतलब समझ नहीं था कि बाबा चलो बेबी है घर पे, या मेरे से 10-15 साल बड़े हैं। हाँ। आप 10-15 साल की थी। हाँ। और आपके हस्बैंड मनोहर जी हाँ। आपसे 10-15 साल बड़े थे। हाँ। यानी वो 28-30 साल के। 25 तक रहेंगे। 25 तक रहे। हाँ। अच्छा, और वो बॉम्बे में रहते थे, तो ऐसा आपको कभी लगा नहीं कि मतलब ये अकेले बॉम्बे में अकेला है? आप बता भी रहे तो काफी चिकना था। हाँ। क्योंकि हाँ, लगता तो है, लेकिन अभी क्या करने का है, अभी शादी हो गई ना। हाँ। अभी उनको मेरा मतलब ऐसा था कि ज्यादा बोलेगा तो कान काटेगा, आदमी को बोलेगे तो आदमी मारेगा या घर से निकाल देगा, फिर जाओ किधर।
सास बोलेगी कि मेरे लड़के के ऊपर चेक करती है क्या करती है, ये हो जाएगा, झमेला हो जाएगा। तो फिर मैं अपना जाने दो, जो होएगा वो होएगा, क्या करने का है, अपने तो ज़िंदगी जा रही है ना इधर, ऐसा करके मैं अपना दिन निकल। फिर 2000 साल तक मैं गांव में ही थी। 2000 तक। फिर बॉम्बे कैसे आना होगा आपका? फिर है ना मेरा हस्बैंड बोला कि अपने को एक घर लेने का है, तो मैं उसको बोली नहीं बाबा। कहाँ पे, मतलब गांव में तो घर था आपका? हाँ, इधर साकिनाका में। अच्छा, बॉम्बे में घर लेना था आपको? हाँ। अरे वाह। तो मेरा हस्बैंड बोला अपने को एक भाड़े का घर लेते हैं और तुझे लेके जाते हैं। सब लोग गाँव वाले मेरे को ताना देते हैं। चोखा हमारा बन के तैयार है, आटा गूंदा हुआ है और अब हम बनाएंगे पराठे। और दीदी बताएंगी कि शहर में जब इनके हस्बैंड ने ये तय किया कि अब मुर्गी को लाना पड़ेगा, हाँ है ना, अभी ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता है गांव में। हाँ, सब लोग मुझे ताना मार रहे हैं कि तेरी बेबी बहुत काम कर रही है, बेबी को लेके जाओ, बेबी को लेके बेबी महाराष्ट्र में से वाइफ को बेबी बोलते हैं? नहीं, बायको बायको। हाँ, बायको, हाँ ठीक है। तुझ्या बायकोला घेऊन जा, तुझ्या बायकोला घेऊन जा। सगळे जण मला बोलतात आता तू इथं नको राहूस, तू चल मुंबईला। तर मग मी बोलले त्यांना की मी बाबा मुंबईला तशी येणार नाही, आपलं स्वतःचं घर असलं तरच येणार, नाही तर मी भाड्याच्या रूम मध्ये येणारच नाही राहायला। हाँ, अच्छा, क्या फिर से हिंदी की ऑडियंस, दीदी ने ये कहा है कि मैं बॉम्बे भाड़े के घर में तो नहीं रहेगी। हाँ। आपने एक बार में ऐसे सारे लोगों को ऐसे कह दिया तुम लोग जाओ, मैं भाड़े के घर में नहीं रहेगी। हाँ। भाड़ा से रहने वालों, आत्मविश्वास इसको कहते हैं। हाँ दीदी, फिर ऐसे बोल दिया उनको कि मैं भाड़े से नहीं रहेगी तो मेरे को अपना खुद घर, का झोपड़ा सही रहने दो, लेकिन अपना खुद का रहने दो। ठीक है। हाँ, ऐसा बताया मेरे हस्बैंड को। फिर अभी पैसा कहाँ से लाएगा? तो मैं गांव में काम करके करके तभी 50 रुपए हमारे गांव में एक रोज मिलता था। दिहाड़ी का? दिन भर काम करेगा तो 50 रुपए मिलता है। तो क्या काम होता था उसमें? खेती का मतलब धान कटना, गेहूँ कटना या गेहूँ निकालना, टमाटर गवार तोड़ना, भाजी बीजी कुछ भी, खेतों से रिलेटेड सारे काम होते थे। हाँ, और उसके दिन के 50 रुपए वो देते थे। हाँ। अच्छा। घास अगर निकालने के लिए जाते थे तो बड़ा बड़ा पेंडी ऐसा, तो 100 पेंडी निकालेगा तो 100 रुपये मिलता था या 50 रुपये मिलता था। अच्छा। तो मैं 150 पेंडी निकाल देती थी। वो ऐसे हीला रहता है, वो हीले से वो गवत, अच्छा, गवत, काटते रहे। हाँ गवत मतलब वो घास इतना बड़ा बड़ा रहता है, वो काटने का और उसका पेंडी बनाने का, गट्ठर बनाने के लिए, गट्ठर हाँ। करते हैं, हाँ। तो मैं वो कम से कम 150 बना देती थी दिन भर में? हाँ, दिन भर में नहीं, 2-3 घंटे में। अच्छा। हाँ, 2-3 घंटे में। और इतना पैसा ले लो, 100 रुपया या 50 रुपया, और तुम लोग जाओ, ऐसा वो बोलता था। तो 10-15 औरत लोग हम लोग मिला के जाते थे की बाबा 50 रुपये 100, मतलब वो 100 गवतने काय काढायचे तर त्याला 50 रुपये देतात, तर मी 150 काढायची, तर 25 रुपये मला एक्स्ट्रा भेटायचं। ते 25 दीदी रुपये हिंदी में? हाँ, ते 25 रुपया में जमा करके रखते थे। हाँ। ऐसा मेरा कभी मम्मी देती थी या मेरे हस्बैंड कभी आते थे, वो देते थे मेरे को पैसा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा मैं ऐसा जमा करके पोस्ट ऑफिस में रखती थी। अच्छा। तो तभी मेरे को है ना 25,000 रुपये मिला था 2000 साल में। और वो पैसा मेरे ससुराल वालों को नहीं पता था कि इतना पैसा इसके पास है या मिलने वाला है। आप 93 से लेके काम करते करते जमा करते करते 2000 तक आपने 25,000 हाँ। रुपये बचाए। ठीक है। 25,000 रुपये बचाया, और वो 25,000 रुपये मेरे हस्बैंड के हाथ में दिया कि अपने को झोपड़ा ले लिए, लेकिन भाड़े का घर पे मैं नहीं रहने वाली और नहीं भी आने वाली। ठीक तो है। फिर उन्होंने वो 25,000 रुपये लेके इधर अपना पवई में ये घर लिया है। पवई में कहाँ पे? ये अपना बाबंडा पाड़ा में, LNT के पास। अच्छा, LNT के पास। तो उधर घर लिया एक 17,000 का, 10 बाई 10 का। और फिर हम 10 बाई 10 का 25,000 का हाँ। अपना खरीद लिया। ठीक है। और फिर उधर अपना चलो खुद का घर हो गया करके, फिर मैं मेरी माँ को, मेरे भाई लोग को, बहन को, सबको लेके आई साथ में। फिर हम लोग साथ में रहने लगे। 10 बाई 10 के कमरे में आप लोग कितने लोग रहते थे? 2 भाई बहन और मैं, मेरे बच्चे।
अच्छा, आपके बच्चे हो गए थे? हाँ हो गए थे कितने ना। बच्चे थे? 3। 3 बच्चे। हाँ आपके भाई बहन, हाँ आपकी मम्मी हाँ और आपके हस्बैंड। हाँ। आप इतने कितने काउंट हो गए भाई? 7-8 लोग एक 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे। हाँ बाप रे। ठीक है, फिर बाद में फिर सोचा कि अरे ये तो घर छोटा है, फिर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर अभी ये लोग को घर चाहिए। तो आप 10 बाई 10 के कमरे में रहने लगे, फिर आप काम वगैरह शुरू किया आपने? हाँ काम में शुरू किया ना, काम शुरू किया, काम पे जाने लगी। क्या काम करते थे आप तब? ये घर का ही काम, बर्तन झाड़ू लादी, खाना, ये काम करते थे। फिर मेरे मैडम लोग बहुत अच्छे थे। हाँ 2-3 मैडम लोग मेरे को बहुत अच्छे मिले कि वो लोग मुझे अपने घर के जैसे ही संभालने लगे। तो एक साउथ इंडियन आंटी थी, वो मैं सुबह जब जाती थी तो मुझे पहला इतना बड़ा ग्लास भर के दूध का देती थी। अच्छा। हाँ इतना बड़ा ग्लास भर के दूध का देती थी कि ले लो ले लो माँ तुम दूध पी लो, इतना काम है तुमको, सुबह से लेके काम करती है, तुम्हारे 3-3 बच्चे हैं, खाने पीने में नहीं मिलता होगा। वैसा वो मुझे दूध देती थी। फिर दूध How होता था sweet. तो फिर तुरंत नाश्ता देती थी मेरे को, इडली डोसा कुछ भी। और काम तो उधर में खाली झाड़ू लादी का ही करते थे, कि ऐसा नहीं कि बहुत सारा घर का ही काम करती थी, झाड़ू लादी का ही काम करती थी। तो भी वो मेरे को उतना देती थी। फिर नाश्ता देती थी। फिर घर पे जाने के टाइम फिर गरम गरम चावल या गरम गरम दाल सब्जी या सांभर जो भी रहता था, वो निकाल के देती थी। मतलब मेरे को ऐसा होता था, उल्टे आने के जैसा होता था, लेकिन खाते खाते लेकिन कोई कोई लोग इतने अच्छे हैं ना, तो अभी भी उनका नाम लेती हूँ तो मेरे आँख में आंसू आते हैं। और फिर वो अपने घर के लिए भी सामान भरते थे, तो मेरा भी साबुन, मेरे बच्चे लोग को भी कपड़ा धोने का साबुन, नहाने के साबुन, दाल राइस जो भी उसके घर में लगता था वो सब सामान मेरे घर पे भी वो लेती थी। अच्छा, ये कहाँ रहती थी ये साउथ इंडियन आंटी? ये अपना पवई में रहती थी। तो मतलब बहुत अच्छा, वो मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि मैं काम पे जाती थी, मेरा हाँ, घर या मेरी माँ या मेरी बहन, ऐसा मेरे को उधर फील होता था। है ना, लोग अच्छे मिल जाते हैं तो काम काम नहीं लगता है ना। फिर मैंने ऐसे ही काम कर करके मेरे लिए अलग घर लिया है। वो घर मेरे भाई बहन को दे दिया, भाई लोग को दे दिया रहने के लिए। हाँ और 2005 में मैंने अपना खुद का एक डबल माले का घर लिया। अभी घर लेने के बाद कि मेरे आदमी हस्बैंड को पगार पैसा कम आ रहा है, कमाई कम है, घर लिया 2 लाख का, अभी ये कर्जे निपटाएंगे कैसा। फिर मैं ऐसा ही काम करते थे एक लड़के लोग का, तो वो लोग को पूछा कि भाई शाम का खाना मैं ही बनाती, तुम लोग को दोपहर का तुम लोग कहाँ से खाते हैं? हाँ। वो लोग बोले दीदी हम लोग को दोपहर का टिफिन आता है। फिर मैं सोचा कि अरे हाँ मैं भी टिफिन बना के देगी आप लोग को, तो आप लोग खाओगे क्या? तो लड़के लोग बोले दीदी बहुत अच्छा रहेगा, आपका हाथ का खाना भी मिल जाएगा और वो भी घर का ही खाना मिलेगा। और तभी फिर मैं 2005 में टिफिन चालू किया, तो 4 टिफिन से कम मैं 50-60 टिफिन बना देती थी। 50-60 टिफिन बना के मैं 9 घर का काम भी करती थी, घर काम, और 3 बच्चे भी संभाल देती थी। बोलो अभी मैं क्या ही बोलूँ, आप ऐसी कहानी सुना, मैं क्या बोलूँ आप तो। अभी इतना काम करने के बावजूद भी अगर आजकल बच्चे लोग को लगता है कि हाँ माँ ने क्या किया है हमारे लिए, आजकल के बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं क्या किया है हमारे लिए। इन बच्चों को इस बात तो इतना तो ख्याल रखना पड़ेगा कि माँ बाप जितना कर सकते हैं हाँ किया है। अपनी अभी अपने हैसियत से ज्यादा तो नहीं कर सकते, हम लोग की पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, अनपढ़ गवर हम लोग तो अभी बॉम्बे जैसे शहर में तुम लोग को खुद का घर लेके दिया है, नौकरी धंधा कर रहे हैं। वही ना, आपके पास अपना घर है, कितनी बड़ी बात है। मतलब हम शहर दूसरे गांव से आए हुए लोग, सपना है कि हम बॉम्बे में अपना घर ले पाए। तो आपने ये सारा काम किया, आपने बिजनेस शुरू किया, आपने टिफिन का। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब आपके टिफिन बनाने में, जब आप बता रहे हैं कि आपके 60 वगैरह टिफिन थे, आपके हस्बैंड मदद करते थे? मतलब आपके घर के लोग, लड़के मदद करते थे किचन में? हाँ मेरे हस्बैंड मदद करते थे, लड़के तो छोटे छोटे थे ना तभी। अच्छा, छोटे छोटे थे। फिर मैं सुबह अपना दाल चावल सब्जी बना के जाती थी और काम करके मैं 11 बजे आती थी।
तभी मैं रोटी बनाना चालू करती तो 200-250 रोटी बना के कितने? 200-250 रोटी बना के 12-1 बजे तक मैं खत्म करती थी। हाँ 60 टिफिन देनी है तो हाँ। 200-250 रोटियां तो लगेंगे। और फिर वो 3 बच्चे लोग का स्कूल का भी टाइम वही था 12:30 का। फिर एक तरफ से ये लो, एक तरफ से वो लोग को लेके जाने का, टिफिन एक तरफ से लेके जाने का, रिक्शा में सबको बिठा के टिफिन बिठा के वो लोग को स्कूल छोड़ने का, ये लोग को टिफिन देने का, ये सारा काम मैं करती थी। और आज तक भी मेरा टिफिन ही चल रहा है। 60 टिफिन देनी है तो 250 रोटियां तो बनानी पड़ेंगी। हाँ, काफी कितना देर लगता होगा दीदी 250 रोटी बनाने में? 1-1.5 घंटा। ओ भाई साहब, एक डेढ़। ओके गाइस। और आज भी बनाती है। आज भी मतलब किसी का ऑर्डर आया मेरे को 100-200 चपाती का, रोटी का, तो मैं आज भी 1-1.5 घंटे में बना देती हूँ। मतलब होता है ना कि लोग पूछते हैं कि हमारा काम इतना ज़्यादा है, हम अपने काम में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। कई दफ़ा ना होता है ना, साहिर साहब ने लिखा है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हाँ। तो लोगों के संघर्ष देखो तो आपके अपने संघर्ष ऐसे बेबी स्टेप्स लगने लगते हैं। ऐसे लगता है कि देने वाले ने बहुत कुछ दे दिया है। तो ज़िंदगी ग्रेटिट्यूड में रहेगी, ज़िंदगी उम्मीद में रहेगी, ज़िंदगी संघर्ष में रहेगी। और जब तक अपने मेहनत करने का जज्बा है तब तक दुनिया के सारे काम आसान होते रहेंगे। हमारे पराठे बन गए हैं, चलते हैं डाइनिंग टेबल पे, खाते हैं और फिर आगे की बात वहाँ करेंगे। तो हमारा बन गया है, हम डाइनिंग टेबल पे आ गए हैं। तो दीदी आपके लिए 2 पराठे डालूं? ये 2 पराठे हैं और ये मम्मी ने बनाए मेरे, आम का, यूं कह लीजिए हमारे तरफ इसको खट्टी मिट्टी कहते हैं, आप मुरब्बा कह सकते। दूं एक? हाँ दे दो। है ना, ये आम का मुरब्बा है। बस 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 बस। खाने की प्लेट देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई एक दिन ऐसा था तो मेरी प्लेट, मेरा ग्लास, मेरा कप ऐसा वो अलग रखते थे मैडम। और जब भी सुबह उठ के चाय पीने का था तो कप अपना लेके चाय पीने का, अपना ग्लास लेके पानी पीने का, अपना प्लेट लेके खाना खाने का, ऐसा जातिवादी पहला था। और अभी भी कोई कोई लोग ऐसे हैं। मेरे बाजू में एक औरत है तो उसको तो मैं पकड़ के बहुत मारा था इसके लिए। हाँ, ये जातिवादी के लिए। और पुलिस चौकी में डाल के उसको बंद भी किया था। अभी भी वो ऐसी है। अभी जाति के नाम से वो औरत अपने दरवाजे का कचरा भी नहीं निकलती है, क्योंकि मेरा रूम कोने में है और उसका सामने है। तो कोने वाले रूम उसके दरवाजे से हम लोग जाते हैं करके वो कचरा भी निकलती नहीं है। अभी 10-12 साल हो गए, 13 साल हो गए कंप्लीट। बाप रे, कोई बात नहीं, चीज़ें बदलेंगी, बदल रही हैं। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो शायद मतलब उम्मीद ही कर सकते हैं, वरना वो पीछे अभी जो कविता पढ़ी है ना, जाति है कि जाति नहीं, अलग अलग चश्मे से अलग अलग फ्रेम में। आप बता रही थी ये जो अच्छी दीदी आप भी ले सकते, शुरू कीजिए कि अच्छे लोग भी मिले हैं साथ में काम करने वाले। तो बुरे लोग तो मन खट्टा करते हैं दीदी। हाँ, लेकिन अच्छे लोग का याद रहता है। याद रहता है। तो उनके अलावा एक तो साउथ वाली आंटी हो गई, उनके अलावा और भी कोई ऐसा हाँ, है? साउथ वाली आंटी हो गई। फिर इधर में रुलवान में काम करती थी, वो जिगीशा नाम है उनका। जिगीशा? हाँ, वो भी बहुत अच्छी, वो भी बहुत प्यारी। उनके परिवार, उनके हस्बैंड, बच्चा और ससुर, वो लोग भी बहुत अच्छे थे। मतलब वो लोग भी मेरे को घर के जैसा ही रखते थे। 93 के बाद मैंने जितना भी काम किया है ना, उतने सब लोग मेरे को अच्छे मिले हैं। मतलब कोई घर पे मेरा ऐसा शिकायत नहीं कि मैं नौकर वो सेठ लोग ऐसा हुआ नहीं कभी। आप इसमें से ले सकते थे। बीच में आप बता रहे थे कि आपके हस्बैंड को हार्ट अटैक भी आया था। हाँ, वो वाकया क्या था और कैसा रहा वो, मतलब बॉम्बे जैसे शहर में ना ऐसे परिवार में लेके फंस जाना, और आप जैसे एक व्यक्ति आसपास में लोग में पड़ोसी हैं तो उनके बच्चे रो रहे हैं, गाइस क्या ही कर सकते हैं उसका। तो मतलब गया साल में ना 10 अगस्त को, पिछले साल, हाँ गया साल में, पिछले साल में 10 या 28 अगस्त को मेरे हस्बैंड को अटैक आया। तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, खाली 500 रुपये था। और वो लेके मैं उनको लेके गई बड़वई हॉस्पिटल में। कौन सी हॉस्पिटल? बड़वई हॉस्पिटल, ये भाटुपोली चौकी में। ठीक है। उधर लेके गई तो उन्होंने, डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर बोले इनको बहुत बड़ा अटैक आया है, ये 10 मिनट में खत्म होंगे।
10 मिनट में ख़त्म होएगा, तभी मेरा हालत क्या होता होगा कि मेरा हस्बैंड अभी ज़िंदगी बिताई उनके साथ और वो 10 मिनट के मेहमान हैं। ऐसा मेरे को शौक लगा कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, भगवान मेरा पति को जीवदान दे दो। फिर लड़के को फ़ोन किया, बोला जाओ बाजू वाले के पास जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, सबको बोलो कि ऐसा ऐसा हो गया, पैसा दे दो। फिर 6 माले पे एक आंटी रहे हम लोग की कास्ट की, फिर वो आई, उसका हस्बैंड आया। फिर एक पहले माले पे एक आंटी, उसने 2-3 हज़ार रुपये दिया कि मेरे पास इतने ही लेके जा। वो लोग लेके आए। फिर डॉक्टर बोला कि अभी के अभी तुम 1-1.5 लाख का इंजेक्शन लगाओ और 1 लाख का लगाओ, तो ही तुम्हारे हस्बैंड का जान बचेगा, नहीं तो जान बचेगा नहीं। और वो भी कह नहीं सकते कि बचेगा क्या नहीं बचेगा, लेकिन वो थोड़े टाइम तक उनको जिंदा रखने के लिए तुमको ये सब करना पड़ेगा। अभी डिसीजन ले लो और फिर हम लोग आप लोग को हीरा मोदी हॉस्पिटल में भेज देते हैं मुलुंड में। ऐसा बोला। अभी कहाँ से लाओ, 1.5-2 लाख भी, दो पैसा भी नहीं पास में, 1.5-2 लाख रुपए कम हो गए क्या? 1 मिनट में कौन जमा करके देगा? कुछ नहीं, ऐसा ही मन में भगवान का प्रार्थना करके बेटी कि मैं अगर अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर्म किए होएगा तो मेरा हस्बैंड को जीवदान दे, माता रानी को बोले। फिर ये लोग बिल्डिंग वाले आ गए, 10,000 रुपये लेके, 12,000 रुपये लेके आए। फिर मेरे को बोला ताई आप डरो मत, कौन सा भी हॉस्पिटल में लेके चलो और हम लोग आपको 6-7 लाख रुपए देंगे, अपना भाऊ का ऑपरेशन करो, जो भी करने का है, कुछ नहीं होएगा, रो मत। फिर वो लोग कैसे बोले ना, तभी मेरे को ऐसा लगा अंदर से कि कोई तो है मेरे पास में खड़ा। फिर मैं ऐसा सोचा कि अभी ये लोग देंगे भी 6-7 लाख रुपए, तो मैं कहाँ से भरूँ ये लोग का? घर के अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ये एक ना सिंधे का हॉस्पिटल है ना थाना में, तो उधर का एक नर्स मेरे पहचान वाली है। फिर मैं उसको फ़ोन किया और बोला ऐसा ऐसा हो गया, मैं लेके आती मेरे हस्बैंड को। फिर वो बोली लेके आओ, और ऐसा ही भगवान का नाम लेके मैं तुरंत उधर से एम्बुलेंस किया और उनको लेके गई उधर लेके जाके उनका वो एंजियोप्लास्टिक हो गया, उनका जान भी बच गया। लेकिन मैं सामने वाले का इतना धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग ने मेरे को 6 लाख का 7 लाख का डिमांड किया ना कि हम लोग तुमको देंगे, तुम अकेले करके मत सोचो। तो तभी मेरे मन में ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई तो है खड़ा, नहीं तो आज तक जिंदगी में इतना काम कष्ट करने के बाद भी कोई बोला नहीं कि हम लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ना बच्चे बोल रहे, नहीं भाई बहन बोल रहे, कोई नहीं बोल रहे। लेकिन वो पराये लोग, जैसे आप लोग पराये हैं, आप इतना ढंग से खाना बना के मेरे को खिला रहे हैं, इतना इज्जत दे रहे हो, वैसे ही वो लोग ने मेरे लिए किया। तो वो लोग का भी मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी कि वो लोग के कारण मेरे पति का जान बच गया, ऐसा मैं हमेशा सोचती हूँ। ईश्वर ने जिंदगी में इंसान ही कमाता है दीदी, अच्छी चीज़ें लौटती हैं, जहाँ से उम्मीद होती वहाँ से नहीं लौटती। बाकी तो आप बहुत अच्छे हो, भगवान कहीं ना कहीं से तो रास्ता तो निकालेगा ही, उसने निकाला। हाँ, लेकिन ऊपर वाले ने वो रास्ता निकाला कि मेरा पैसा भी दिया, वो लोग ने नहीं देने वाले थे, लेकिन मेरे से कर्जा नहीं किया, मेरे पति का भी जान बच गया और मेरे ऊपर कर्जा भी नहीं हुआ। इसके लिए मेरे अंदर आत्मविश्वास हमेशा है कि मैं जो भी करती हूँ ईश्वर से करती हूँ और वो सब अच्छा ही होएगा। भले मैं छोटा काम करूँ या बड़ा काम करूँ, लेकिन उसमें मेरे को आत्मविश्वास बहुत है। क्या बात है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, जो बस हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो पीछे से ना सब संभालने के लिए खड़ा है। तभी 10 मिनट में मेरा ऐसा हो गया था ना कि मेरा पति अभी मर जाने के बाद मेरा कौन है इधर, कौन देखेगा मेरे को, मेरे बच्चे लोग को कौन देखेगा, ये सब टेंशन आया था मेरे को। दीदी अभी परसों मेरी पोती गुम हो गई थी स्कूल से, तो मैं ऐसे पागल की तरह रोड से चिल्ला चिल्ला के रो के आ रही थी, चिल्ला रही थी। फिर बाजू वाली एक औरत को वो मिली उधर मुलुंड सिग्नल पे, उसको पूछा आदिति तू किधर जा रही है, बोल रही मैं घर पे जा रही हूँ। तो वो बेचारी लेके आई, नहीं तो वो बच्चे का भी मेरा क्या होता था।
तो कैसा भी करके कोई बोले या ना बोले, लेकिन ऊपर वाला मेरे साथ है, ये बात का तो मेरे को विश्वास हो गया है कि इंसान जो मदद करने वाला है ना, उसके रूप में भगवान ऊपर से मेरे को मदद कर रहा है। ये तो मेरे मन में एकदम गांठ बांध के मैंने रखा है। लौटती है चीजें, मेरी मम्मी भी यही बोलती है कि तू किसी को अच्छा कर रहा है तो ये मत सोच कि वो आदमी तेरा अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, तेरे साथ अच्छा होता रहेगा जिंदगी में, कहीं ना कहीं से वो अच्छा होता रहेगा। यदि आप पानी तो पिए ऐसा हम लोग जो ईमानदारी से काम कष्ट करते, भले किया है, निकाला है जिंदगी, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है, कोई न कोई रूप से आके हम लोग को मदद करते। नहीं 2 दिन तो मेरा रोते रोते गया कि मेरी बच्ची को अगर कोई उठा के लेके जाते तो क्या होता था। लेकिन आज का शूट है ना, मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मैं आज इधर शूट कर पाएगी, कि वही धड़कन मेरे मन में था कि ऐसा ऐसा हो गया था, अभी पता नहीं क्या होएगा। खा दीदी अभी आप थोड़ी देर खा लो। एक बहुत पुराने कबीर हैं, उनकी 2 पंक्तियां मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, पर उसका अपभ्रंश कुछ ऐसा है कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो ईश्वर ऐसे ही लोगों के बीच आसपास ऐसे ही होता रहता है, वो ऐसे साक्षात थोड़ी आता है। तो बस भगवान है, चीज़ें बेहतर होती रहेंगी बस। और क्या दीदी, मान लो जैसे कि आप ऐसे कह रहे थे ना कि मतलब खाने में ऐसे अलग अलग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर आप कुछ अच्छे लोगों को भी आपको याद है कि अच्छे लोगों ने ऐसे कैसे की। तो अभी जो लोग देख रहे हैं या जो नई पीढ़ी है जिनको नहीं पता, वो जो पुरानी रूढ़िवाद को छोड़ देना चाहते हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव से आपको ऐसा क्या लगता है कि ये 4-5 चीजें हैं जो यदि कोई मेड दीदी हैं या कोई हेल्पर है, हाउस हेल्प है, तो उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, कि क्या तमीज में रहे, और चीजें भी जो बुरी लग जाती हैं तो क्या ऐसे तो 5 फीडबैक होंगे? जो लोग है घर काम करने वाले, एक तो वो लोग के साथ एकदम फ्रेंडली रहना चाहिए, फ्रेंडली कि चलो अपने घर का ही सदस्य है जैसा आप लोग हैं। बाकी जो मेरी जिज्ञासा मैडम है, वो लोग भी बहुत फ्रेंडली रहते थे मेरे साथ। तो ऐसा फ्रेंडली रहना चाहिए। आप लोग क्या खा रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ये तो चीज हम लोग नहीं देख रहे हैं सपना कि चलो बाबा ये लोग इतना ओढ़ रहे हैं, इतना पहन रहे हैं तो हम लोग भी वैसा। लेकिन हम लोग का ऐसा है कि हम लोग के साथ कोई इज्जत से बात करे, प्यार से रहे, हम लोग को भी अपना फ्रेंड समझे, अपने घर के लोग समझे, ऐसा ही रहना चाहिए। तब दोस्ती में रहे। हाँ, तो इंसान एक दूसरे को अपना सुख दुख बता सकते हैं कि बाबा मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, आप लोग के लाइफ में क्या हो गया, एक दूसरे का हालचाल इंसान पूछ सकते हैं। यही इंसानियत सबसे बड़ी कीमत है। बिल्कुल। और हाँ, सोना चांदी आपके पास क्या है, धन दौलत कोई नहीं देखता है। ऊपर वाले का बुलावा आया तो आज शाम को मरेंगे क्या कल सुबह मरेंगे वो पता नहीं चलता है। 4 लोगों को आपकी बातें याद रहेंगी। हाँ, लेकिन आप जिनके साथ अच्छा बात करते हो, अच्छा रहते हो, तो वो लोग को 4 लोगों को अपनी बात याद रहेगी बराबर। जिंदगी का ये यही सारांश है। मतलब कि है ना वो गाना कि ना घोड़ा ना हाथी कुछ तो जाता नहीं आपके साथ में, आपकी हाँ, भलमनसाहत रह जाएगी कि दुनिया आपको कैसे देखती है। बुरे लोगों के साथ बुरा होता है, अच्छों के साथ अच्छा होता। तो ये थे यार गाइस। पहले तो मुझे आपत्ति है, हमारे बीच है ना साहिल रूममेट है हमारे, बहुत अच्छे पोएट हैं, स्क्रिप्ट भी वही लिखते रहते हैं। तो उसने एक बात कही कि हमें तो आपत्ति इस बात पे भी होनी चाहिए कि ये शब्द इस्तेमाल न किया जाए कि हमारे घर में नौकर है। हाँ, कि आप किसी को कितना भी पैसा देके किसी को अपना नौकर तो नहीं बना सकते हो। और इससे ना मुझे एक शब्द बदल जाने से, सहायक कहिए, हाउस हेल्प कहिए, दीदी कहिए, आप उम्र में बड़े हो तो आप उसको नाम से बुला लो, क्योंकि शब्द बदल जाने से ना लोगों की भावनाएं बदल जाती हैं। जैसे गांधी जी ने आज़ादी के आंदोलन के समय किया था कि जो लोग भी अछूत थे उनके सरनेम को बदल दिया और उनके सरनेम के आगे हरिजन लगा दिया, और सिर्फ हरि का ईश्वर के लोग, और उससे जो प्रभाव पड़ा कि छुआछूत धीरे धीरे कम होने लगा। अब होता ना कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो सिर्फ यही करेंगी, हम क्यों करें। कई दफ़ा होता है यार, वो भी अपने घर में हैं, छुट्टी ले सकती हैं, ज़िंदगी में और भी काम हो सकते हैं, घूमने जा सकती हैं। आपको हर जगह का ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों छुट्टी ले रहे हो। 8 दिन 10 दिन का वो भी टूर प्लान कर सकते हैं, वो भी कहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भावनात्मक तरीके से आपको अपने आसपास के लोगों के साथ तो तमीज़ से पेश आना ही चाहिए। आने वाली पीढ़ी को दीदी, आपके भी घर में पोते पोतियाँ बड़े हो रहे हैं और बाकी लोग के भी हो गए, उम्र के इस पड़ाव पे हो, आपने बहुत दुनिया देखी।
आपने चीज़ों को बदलते बिगड़ते देखा है। आने वाली पीढ़ी के लिए, साहिल जैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आने वाली पीढ़ी को भी बोलती यही कि सबसे साथ प्यार से रहो, फ्रेंडली रहो, एक दूसरे का हालचाल पूछो, गरीब को गरीब मत समझना, आमिर को आमिर मत समझना, और जैसा ज़िंदगी कट रही है वैसा कटने दो। ज़िंदगी बहुत अच्छी चीज़ है कि ऊपर वाला वो अच्छे से लेके जाएगा। अपने रेंटेड 2 BHK एसी कमरे में बैठकर अपने 10 LPA की नौकरी की कमियां निकालने वाले लोगों, ज़िंदगी ज़मीन पे भी बहुत खूबसूरत है। हाँ। देखने का तरीका है और नहीं देखने, मतलब होता है ना कि आप क्या गिनना चाहते हो अपनी उंगलियों में, इस उंगली की छोटपन गिनना चाहते हो या इस उंगली की बड़ी या इसकी कमज़ोरी। 5 उंगलियां बराबर होती नहीं और 5 की बराबर ज़रूरत है। तो बेहतर है कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और अपने ज़िंदगी की खूबसूरती को गिने। जाते जाते गोविंद माथुर जी की एक कविता है काम करने वाली स्त्रियों के लेकर। दीदी आप भी सुनिएगा कि जिस तरह हवा में लौटती है खुशबू, पेड़ों पर लौटती हैं चिड़िया, शाम को घरों पर लौटती हैं काम पर गई स्त्रियां। उदास बच्चों के लिए टॉफियाँ, उदासीन पतियों के लिए सिगरेट के पैकेट खरीदती, शाम को घरों को लौटती हैं काम पर गई स्त्रियां। काम पर गई स्त्रियों के साथ घरों में लौटता है घरेलूपन, चूल्हों में लौटती है आग, दिए में लौटती है रोशनी, बच्चों में लौटती है हंसी, पुरुषों में लौटता है पौरुष। आकाश अपनी जगह दिखाई देता है, पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर, शाम को घरों को लौटती हैं काम पर गई स्त्रियां। ये कविता या इस तरह की सारी कविताएं जो हमें बताती हैं कि जब स्त्रीत्व आपके आसपास होता है। मैंने अक्सर ये महसूस किया है दुनिया में कि जितने भी विध्वंस के काम हुए, युद्ध के काम हुए, जहाँ पे कांटे पुल्लिंग माने जाते हैं और फूल स्त्रीलिंग, दुनिया यदि खूबसूरत है तो स्त्रियों के बदौलत है। दुनिया खूबसूरत है तो उन लोगों के बदौलत है जो हमारे कल पुर्जे को सही से काम में ले आते हैं। खूबसूरती बाहर से दिखती दीवारों की है पर मजबूती उसके अंदर के रॉड, उसके अंदर के सरिया पे है। ये लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे घर में अखबार पहुंचाने वाले लोग, हमारे घर के कपड़ों की इस्त्री करने वाले लोग, हमारे घर में हमारे तवे पर रोटियां चढ़ाने वाले लोग, हमारे घर के जाले साफ करने वाले, हमारे घरों के कचरा निकालने वाले लोग, हमारे ऑफिस में पानी पहुंचाने वाले, चाय पहुंचाने वाले लोग, एक दिन या एक हफ्ते इन्होंने हड़ताल कर लिया, एक हफ्ते नहीं लौटे अपने गाँव से, तो कोविड में आपने देखा है आपकी ज़िंदगी कितनी नरक हो जाती है। आसपास के लोगों को इंसानियत से पेश आइए। दीदी की कहानियाँ या मंगला दीदी की कहानियाँ किचन से बाहर निकलकर उन सब के कानों के पर्दों पर पड़नी चाहिए, उन सब रईस जादू के कानों के पर्दों पर पड़ने चाहिए जो पैसों की, नोटों की धनक पे इंसानियत को खरीदने निकलते हैं। कि कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्तित्व हैं, कुछ जान ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रुपए के बदौलत नहीं खरीदे जा सकते हैं। इंसानियत एक चीज़ होती है, भलमनसाहत एक चीज़ होती है, मानवता एक चीज़ होती है। आपको अपने पैसे का दमक अपने घर पे मुबारक हो। कुछ लोग हैं जिनके कंध पे दुनिया खूबसूरत है, उन कुछ लोगों को ये पूरा एपिसोड समर्पित। और जाते जाते उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिनके मदद से ये पूरा एपिसोड हम आप तक पहुंचा पाते हैं। इरशाद के लिए बहुत बहुत आभार। इरशाद वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉम्बे में पोइट्री कराती है। आपको फॉलो करना चाहिए उनको, उनके काम को देखना चाहिए। वो ओपन माइक कराते रहते हैं, वो बड़े बड़े मुशायरे कराते हैं। आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, टैग कीजिए, पहुंचाइए ये मोहब्बत लोगों तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया।